जय हिंद दोस्तों। मैं राजीव शर्मा आप लोगों के बीच में आज के करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि विभिन्न एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे जुड़ी हुई जानकारी को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, ताकि आगामी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स के सवालों को आसानी से समझा जा सके और उनके उत्तर दिए जा सकें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, शंकर सुब्रमण्यम इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक नामित हुए हैं। इसरो हमारे देश का, भारत का एक स्पेस संगठन है। उसके प्रधान वैज्ञानिक के रूप में जो नामित हुए हैं वो शंकर सुब्रमण्यम हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक शंकर सुब्रमण्यम होंगे। आदित्य L1 मिशन की बात चल रही है। अगर हम बात करें कि आदित्य L1 मिशन 2022 इसकी डेट रखी गई थी। आदित्य L1 मिशन, इसरो ने जानकारी देते हुए बताया कि आदित्य L1 भारत का पहला वेधशाला श्रेणी का अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने एक बयान में कहा कि अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के पहले लैग्रेंज बिंदु L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसकी जानकारी अंतरिक्ष एजेंसियों ने दी है। गौरतलब है कि ऐसे संतुलन बिंदु जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वीय बल बराबर होते हैं वह लैग्रेंज बिंदु कहलाते हैं। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है जो सूर्य का चक्कर लगा रही है। कहीं ना कहीं इन दोनों के जो गुरुत्वाकर्षण बल हैं वो समान हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, और उसी को L1 बिंदु कहा जाता है। उसी L1 बिंदु में इसको प्रक्षेपित करने का ये मिशन है। आदित्य L1 नाम है, इसरो के द्वारा किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 15 मार्च 1969 को हुई थी। इसरो का पहला नाम इनकोस्पर है, जो 1962 में रखा गया था। तो महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संजय मल्होत्रा नया राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। केंद्र ने राजस्थान कैडर के 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी संजय मल्होत्रा को नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है। वह तरुण बजाज की जगह लेंगे, जो नवंबर के अंत में सेवानिवृत्त होंगे। मल्होत्रा, जो वर्तमान में वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के रूप में कार्यरत हैं, विशेष कर्तव्यों पर एक अधिकारी के रूप में राजस्व विभाग में शामिल होंगे। केंद्र ने ऐसे 16 मंत्रालयों और विभागों के लिए नए सचिव की घोषणा की है। केंद्र सरकार का जो प्रावधान है वो हमारे संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आता है, जिसमें संघ का पूरा विवरण मिलता है, जो आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक दिया गया है। संजय मल्होत्रा 1990 बैच के कैडर के IAS अधिकारी हैं, जिन्हें अभी वर्तमान में तरुण बजाज की जगह पर नामित किया गया है, और अब वो वर्तमान में भारत सरकार के राजस्व सचिव के रूप में कार्य करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दिल्ली सरकार प्रदूषण मुक्त दिवाली को अभियान के रूप में शुरू किया है। तो दिल्ली सरकार ने प्रदूषण मुक्त अभियान को शुरू करने के लिए पटाखों पर बैन लगाते हुए अधिसूचना जारी की है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण मुक्त दिवाली के लिए अपने अभियान की शुरुआत के मौके पर कनॉट पैलेस सेंट्रल पार्क में 51,000 दिए जलाए हैं। तो ऐसे अभियान की शुरुआत करने के लिए 51,000 दियों के साथ में
इन्होंने अधिसूचना जारी की है। दिल्ली सरकार ने सितंबर में 1 जनवरी तक सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और उनके उपयोग पर फिर से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, जिसका पालन वह पिछले 2 वर्षों से कर रही है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि दिल्ली में दिवाली के पटाखों को फोड़ने पर 6 माह की जेल एवं 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। पटाखे की अगर हम बात करें तो शुरुआत इसकी चाइना से हुई थी, चीन से इसकी शुरुआत हुई थी। अलग अलग देशों में पटाखों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। पटाखों में विभिन्न प्रकार के रसायन पाए जाते हैं, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, सोरा व सल्फर। इस तरह के प्रयोग करके पटाखों को बनाया जाता है। पटाखों से विभिन्न प्रकार का धुआं और प्रदूषण होता है। उनसे निकलने वाली कुछ प्रमुख गैसें होती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इस तरह की कुछ जहरीली गैस निकलती हैं जो मनुष्य के जीवन के लिए अति हानिकारक सिद्ध होती हैं। पटाखों में रंगीन और अलग अलग रंग की रोशनी अलग अलग पदार्थों के कारण उत्पन्न होती है। नीले रंग की अगर बात करें तो वो बेरियम के कारण होती है। अगर हम बात करें पटाखों से निकलने वाली धुएं को और प्रदूषण को मानव के स्वास्थ्य के लिए अति हानिकारक बताया जाता है। दिल्ली सरकार ऐसा कदम पिछले 2 साल से उठा रही है और इसी को आगे बढ़ाते हुए सजा का प्रावधान भी किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पंजाब सरकार अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की वापसी कर रही है। पेंशन योजना के विवरण के बारे में पंजाब सरकार ने नई अधिसूचना जारी की है। दिवाली के ठीक पहले ही पंजाब की भगवंत मान सरकार ने कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने का फैसला किया है। सीएम भगवंत मान ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा देते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा है कि इससे लाखों कर्मचारियों को फ़ायदा होगा। जो पुराने कर्मचारी हैं, जिनकी ओल्ड पेंशन रुकी हुई हैं, उन सभी को इससे फ़ायदा होने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 6% डीए भुगतान की मंजूरी भी दी है। तो ये जो सारे का सारा फैसला लिया है, ये कौन सी सरकार ने लिया है? ये लिया है पंजाब सरकार ने। अगर हम बात करें डियरनेस अलाउंस बोलते हैं डीए को, डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस ये सरकार के द्वारा दिया जाता है, जिससे सारी की सारी चीज़ें कर्मचारियों के हित के लिए प्रावधान किए जाते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड 2021 में उत्तर प्रदेश को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र के प्रमुख प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अर्बन आवास योजना के तहत वितरित किए गए हैं और शेष पूरा होने पर विभिन्न चरणों में हैं। प्रधानमंत्री अर्बन अवार्ड्स 2021 राजकोट में आयोजित किया गया है। कार्यान्वयन के संबंध में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और शहरी स्थानीय निकायों के योगदान को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाता है। पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और यहीं पर अगर हम बात करें तो द्वितीय स्थान मध्य प्रदेश को एवं तृतीय स्थान तमिलनाडु को प्राप्त हुआ है। तो ये अपने आप में वेरी महत्वपूर्ण जानकारी है। इसको आप अपने करंट अफेयर्स के रजिस्टर में डेली टू डेली अपडेट करते रहें और नोट डाउन करते रहें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुंबई भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया है। मुंबई जो राजधानी है महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र मराठी भाषा के लिए भी जाना जाता है। भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का
मुंबई देश में सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। अगर बात करें उद्घाटन 21 अक्टूबर 2022 को मुंबई में किया गया है, जो प्रवासी गर्भवती महिलाओं को स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों के बारे में एक ही प्रणाली पर तत्काल जानकारी प्रदान करती है। अगर हम बात करें तो प्रवासी भारतीय उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो विदेशों में जाकर रहने लगे हैं, लेकिन वो कभी मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे, वो भारतीय थे। वो भारतीय जो आज भारत से विदेशों में जाकर रहने लगे हैं, वो प्रवासी भारतीय कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2003 से भारत में की गई थी। प्रवासी की अगर बात करें तो 9 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी जो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। इसे महाराष्ट्र सरकार के महिला बाल विकास विभाग के द्वारा विकसित किया गया है, जिससे लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं के सभी लाभ समय पर मिल पाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसरो के द्वारा, जैसा कि पहले भी बता चुके हैं, इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। जून 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है और उससे पहले अभी आपको बताया था कि अग्नि मिसाइल का परीक्षण किया है। तो ये इसरो के अपने अपने कुछ मिशन हैं। अगर हम बात करें आदित्य L1 जो हमने पहले ही क्लास में डिस्कस किया था 2022 में, चंद्रयान 3 की बात चल रही है। अगर हम बात करें कि चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया गया था, तो 2008 में किया गया था। और अगर सेकंड चंद्रयान की बात आपसे की जाती है तो 2019 में किया गया था। और अगर थर्ड चंद्रयान की बात की जाती है तो इसको रखा गया है 2023 में। चंद्रयान 4 की अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रयान 4 का मिशन कब तक लॉन्च किया जाएगा, तो 2025 तक। ये इसरो की जानकारी है। आगे अगर हम बात करते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जून 2023 में चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बनाई है। इसरो को भविष्य के अंतर्ग्रही अन्वेषणों में मदद करेगा। ये इसरो ने 2023 में देश की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान गगनयान के लिए एबार्ट मिशन की पहली परीक्षण उड़ान भी तैयार की है। हालांकि 2022 में इसका मिशन रखा गया था, लेकिन ये कोरोना की वजह से पीछे कर दिया गया था। इसरो की योजना 2024 के अंत तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में भेजने के लिए शुरू कर दी गई हैं। तो इसरो अपने आप में बेहतरीन उपलब्धियों को प्राप्त कर रहा है। ये भारत की एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जो कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का पहला परमाणु सक्षम अग्नि प्राइम मिसाइल, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। अग्नि मिसाइल भारत में काफ़ी पहले से बनाई जा चुकी हैं। अग्नि 5 मिसाइल तक भारत में बनाई गई हैं, जो सतह से सतह पर वार करने के लिए जानी जाती हैं। भारत ने अग्नि प्राइम न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये मिसाइल परमाणु क्षमता से लैस हैं। रक्षा अधिकारियों ने कहा है कि परीक्षण के दौरान मिसाइल ने अधिकतम रेंज हासिल की है। इसने सभी टेस्ट सफलतापूर्वक पास किए हैं। लगातार तीसरे टेस्ट के साथ ही अग्नि प्राइम मिसाइल सटीकता और विश्वसनीयता के आयाम पर खरी उतरी है। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि अग्नि प्राइम मिसाइल अग्नि श्रेणी की नई पीढ़ी मिसाइल का एडवांस वेरिएंट है। यह 1000 से 2000 किमी तक लक्ष्य को भेदने के लिए सक्षम है। तो अग्नि मिसाइल का ही एक नया वर्जन है जिसे कहा गया है अग्नि प्राइम मिसाइल। ये न्यू जनरेशन का एक वर्जन है जो बैलिस्टिक मिसाइल के लिए जाना जाता है। अन्य काफ़ी सारी ऐसे घातक हथियार हैं देश के पास में जो सतह से सतह पर, सतह से हवा में या हवा से हवा में वार करने के लिए जाने जाते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, भारत और अमेरिका की सेनाओं ने टाइगर ट्रंप अभ्यास शुरू किया है। भारत और अमेरिका की सेनाओं ने दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक सहयोग के तहत विशाखापत्तनम में 3 दिवसीय संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रंप शुरू किया है। विशाखापत्तनम जो केरल के
पास का क्षेत्र है, वहीं पर इस अभ्यास को नौसेना के द्वारा अंजाम दिया गया है। अमेरिकी सेना की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक इस सप्ताह में टाइगर ट्रंप अभ्यास क्षेत्र में आपदा राहत समन्वय के लिए भारतीय और अमेरिकी सेनाओं के बीच किया गया दूसरा अभ्यास है। पहला टाइगर ट्रंप अभ्यास भी विशाखापत्तनम में ही संपन्न हुआ था, जो 2019 में संपन्न हुआ था और लगभग 9 माह तक चला था। यह नवंबर 2019 में 9 माह तक चला था। इसमें अमेरिका के 500 से अधिक नौसैनिक शामिल हुए थे और अगर भारत की बात करें तो भारत के लगभग 1200 सैनिक प्लस इसमें शामिल हुए थे। तो ये अपने आप में एक बेहतरीन उपलब्धता होती है। देशों में आपसी राजनीतिक और रणनीतिक मुद्दों पर समन्वयता को स्थापित करने के लिए इस तरह के प्रावधान किए जाते हैं, इस तरह के अभ्यास किए जाते हैं ताकि अपने दुश्मन देशों को ये बताया जा सके कि हम सभी तरह के आयामों पर सक्षम हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वन्य जीव बोर्ड के द्वारा, ये मध्य प्रदेश का वन्य जीव बोर्ड है जिसकी स्थापना लगभग अगर माना जाए तो 74 के आसपास की गई थी। 1972 के वन्य जीव अधिनियम के अंतर्गत 74 में इसकी स्थापना की गई थी। दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी गई है। दुर्गावती टाइगर रिजर्व 2339 वर्ग किलोमीटर में फैला नया टाइगर रिजर्व है। अगर बात करें जो नरसिंहपुर, दमोह और सागर जिले में फैला है, 3 डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है। मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड ने, जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी और वन्य जीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। पन्ना टाइगर रिजर्व, जिसको पीटीपी कहा जाता है, का नया टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दे दी है, जिसने से 1/4 केन बेतवा नदियों के लिंकन के कारण जलमग्न हो गया था। ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व था, ये केन बेतवा लिंक के कारण पानी में इसका लगभग 1/4 भाग जलमग्न हो गया था, जिसके कारण नई जगह पर उसको शिफ्ट किया गया है और उसका नाम पन्ना टाइगर रिजर्व से बदलकर दुर्गा टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। नए टाइगर रिजर्व को दुर्गावती टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाएगा और यह नरसिंहपुर, दमोह और सागर जिले में फैला हुआ है। वर्तमान में अगर बात करें तो लगभग 53 टाइगर रिजर्व भारत में इस समय मौजूद हैं और ये टाइगर रिजर्व जो भारत में आया था वन्य जीव अधिनियम के अंतर्गत 1973 में भारत में टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट चलाया गया था। सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है दोस्तों। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ जो आने वाली विभिन्न परीक्षाओं में करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण और बेहतरीन कंटेंट के साथ में उपलब्ध हुई है। केवल और केवल पढ़ाई का मेन उद्देश्य शोर मचाना नहीं, बेहतरीन कंटेंट के साथ पढ़ना होता है। पहचान कीजिएगा और चीज़ों को समझिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास के लिए। जय हिंद।